हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट क्लासेज। कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट क्लासेज में आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें हम यूपी जेल वार्डन, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और रीट की परीक्षा के लिए हम हिंदी विषय पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा भाषा एवं व्याकरण का परिचय। तो देखिए, भाषा जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, जो ये भाषा शब्द है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये भाषा जो शब्द है वो बना भाष धातु से। भाष धातु से। अब पहली बात, ये धातु क्या होती है? धातु मूल भाषा का शब्द है, और जो मूल भाषा है वो अपनी कौन सी है? संस्कृत। तो धातु मूल भाषा का शब्द है। अब हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं, हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं, उसे ही हम संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं उसे ही संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। अब भाष, ये क्या चीज है? भाष का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। अब विचार क्या होते हैं? विचार क्या है? विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात्मक इकाई। अध्वन्यात्मक मतलब ये और जहां भी लग जाता है, अब उपसर्ग जहां लग जाता है वो किसका अर्थ देता है? नहीं का। जहां ध्वनि नहीं होती, विचार। ये दो लोग हैं कोई, इनके अपने अपने विचार हैं, ठीक है। अब इसके विचार इसको नहीं पता, इसके विचार इसको नहीं पता। अगर इसके विचारों को ध्वनि मिल जाए तो इसके विचार यहां तक पहुंच जाएंगे और इसके विचार यहां तक पहुंच जाएंगे। तो आप मेरे कहने का मतलब समझिए कि अगर विचारों को ध्वनि दे दी जाए तो वो किसका काम करते हैं? भाषा का। तो यहां से परिभाषा बनती है भाषा की। भाषा की परिभाषा बनती है, परिभाषा। तो यहां से भाषा की परिभाषा क्या बनी कि एक या एक से अधिक लोग, एक या एक से अधिक लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को जिस माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा। समझिएगा, मैं वापस बोल रहा हूं कि एक या एक से अधिक लोग जिस माध्यम के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, कोई ये व्यक्ति है, इससे जिस माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, तो वो क्या हो गया? भाषा। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? भाषा। तो लिखिएगा परिभाषा कि परिभाषा लिखिएगा कि एक या एक से अधिक लोग अपने विचारों को जिस माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। एलडीसी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि भाषा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो इसका हमारा सीधा सीधा आंसर क्या था? हमने लगाया था कि भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यहां से अभी एक चीज जो आपके काम की थी कि जो भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? भाष धातु से हुई है। तो देखो, एक या एक से अधिक लोग अपने विचारों को जिस माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब देखो, भाषा की विशेषता क्या है? अब हमारा दूसरा टॉपिक है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं देखिएगा। अब हमारी भाषा की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि यह अर्जित संपत्ति है।
अब समझिए इसको, मैं इसका मतलब क्या है कि यह अर्जित संपत्ति है। कोई बच्चा पैदा होता है, उसका जो बोलने का गुण होता है वो जन्मजात होता है, ठीक है। अब वो किसी जहाँ रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, वहाँ की जो भाषा है, बोली है, उसको सीखेगा। कोई विदेश में रहने वाले बच्चे को अगर होते ही यहाँ भारत में ले आया जाए तो वो हिंदी बोलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये विदेश में पैदा हुआ है तो यहाँ के भी वो इंग्लिश ही बोलेगा। अगर वो यहाँ उसका पालन पोषण हुआ है तो वो यहाँ के इंग्लिश ही बोलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जहाँ जैसे वातावरण में रहता है वैसी चीज़ें सीखता है। तो हमारे जो बोलने का गुण है और सुनने का गुण है वो क्या होता है, जन्मजात होता है। तो वहाँ से हमें पता चलता है ये अर्जित संपत्ति है, जो भाषा है वो अर्जित संपत्ति है। अब दूसरी बात, वो कहाँ से सीखता है, जिस समाज में रहता है, जैसे समाज में रहता है वैसी भाषा सीखता है, ठीक है। तो दूसरा इसका दूसरी विशेषता है कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब कोई व्यक्ति अच्छे लोगों में रह रहा है, विद्वान लोगों में रह रहा है तो वो विद्वान बनेगा। अगर कोई गुंडे मवालियों के साथ रह रहा है तो उसकी तो भाषा भी वही रहेगी, तो वो वही काम करेगा। तो ये क्या है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। नंबर 3, अंतिम स्वरूप नहीं है। देखो तीसरा इसका टॉपिक, तीसरा विशेषता है इसकी कि इसका अंतिम स्वरूप नहीं है। देखो अब जब हमारी भाषा बनी लगभग 1050 विक्रम संवत पहले, 1050 विक्रम संवत को हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो जो भाषा जब थी वो भाषा अब है नहीं। उस टाइम उस समय हमारी भाषा में कुछ प्राकृत शब्द थे, कुछ पाली भाषा के शब्द थे। अब धीरे धीरे वो तत्सम शब्द तद्भवों में बदल गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका अंतिम स्वरूप नहीं है। अगर अंतिम स्वरूप होता तो जो भाषा हमारी विक्रम संवत 1050 में विकसित कर दी गई थी वो भी आज भी हम उसी भाषा को पढ़ रहे होते, जिसमें कुछ प्राकृत भाषा के शब्द होते, कुछ पाली भाषा के शब्द होते। तो इसका अंतिम स्वरूप नहीं है। टॉपिक नंबर 4, विशेषता 4 है, यह परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। अब इसका मतलब क्या है, परिवर्तनशील है। देखो अगर हम इन दोनों टॉपिकों को कोरिलेट करके पढ़ें कि अंतिम स्वरूप नहीं है, अगर किसी चीज का अंतिम स्वरूप नहीं है तो वो बदलेगी। जैसे कि 1050 संवत में, विक्रम संवत में जो हमारी भाषा थी, धीरे धीरे करके उसमें बदलाव आए, कई विदेशी शब्द आए, कई देशज शब्द बने, तो परिवर्तन तो हुआ। तो इसका मतलब क्या है, अगर उसका अंतिम स्वरूप नहीं है तो परिवर्तनशील भी होगी, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन उसमें धीरे धीरे होता ही रहेगा। अब 5वीं विशेषता है इसकी, मानक स्वरूप होता है। अब देखो इसको ध्यान से सुनो, समझो कि मानक स्वरूप होता है। कोई भी भाषा है उसकी अपनी अलग ग्रामर, अलग व्याकरण होती है, उसकी अलग लिपि होती है। अगर आ ऐसे बनता है तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। हम इसको किसी दूसरी हिंदी भाषा के तरीके से किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या है, हर भाषा का मानक स्वरूप होता है। अब हम आ को किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसकी अपनी व्याकरण है, बिल्कुल है, ठीक है। तो हिंदी भाषा का मानक स्वरूप होता है। अब 6वां इसका पॉइंट है कि यह कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर। देखो इसका मतलब क्या है, कठिन से सरल की ओर। हम कुछ दिनों बाद कोई टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, व्याकरण का। अब मान लो आपने संधि पढ़ी, उससे पढ़ने से पहले आपको संधि नहीं आती थी, पढ़ने के बाद आपको उस व्याकरण के उस बिंदु का ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद आपने संधि समझी तो आप संधि को फिर पढ़ सकते हो। संधि को फिर आपको समझ में आया संधि। तो इसका मतलब क्या है, पहले जब आपने नहीं पढ़ी थी, जब आपने वो बिंदु व्याकरण का नहीं पढ़ा था तो आपको नहीं आती थी।
आपने पढ़ा तो आपके लिए सरल हुई, और जब नहीं पढ़ा था तो वही संधि क्या थी, कठिन थी, और जब पढ़ने के बाद क्या हो गई, सरल। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो कहाँ से कठिन से सरल की ओर गमन करती है। अगर कोई शब्द है, कोई भी व्याकरण का बिंदु है, समास ले लो, प्रत्यय ले लो, तत्सम ले लो, तद्भव ले लो, हमने जब तक नहीं पढ़े हमको नहीं आएंगे, बहुत कठिन लगेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद वही चीज़ क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। तो हिंदी भाषा कठिन से सरल की ओर गमन करती है। इसका तीसरा टॉपिक है भाषा का विकास। भाषा का विकास क्रम। देखो, भाषा का विकास क्रम अब ये कौशलों के अनुसार है, कौशलों के अनुसार। ये रीट वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक है, भाषा का विकास क्रम। कई वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जो भाषा का विकास क्रम है वो कैसे है, LSRW, मतलब पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। अब देखो, कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, ये सुनने का गुण उसमें जन्मजात था, उसने कोई बात सुनी और जैसे जैसे उसने सुनी, अब कोई बच्चा है, उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा ये तेरे दादा हैं, इसको दादा बोलना है, तो वो धीरे धीरे सुनता है, समझता है, फिर कुछ दिनों बाद दादा बोलता है। तो पहले सुना, फिर बोला, फिर वो किसी चीज़ का अध्ययन करता है, फिर इसको लिखता है। यह मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के विकास क्रम का ये वाला फॉर्मूला दिया जिसको LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। LSRW के नाम से जानते हैं। कई बार रीट की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा का विकास क्रम कौशलों के अनुसार क्या है, तो उसमें आता है आंसर में ऑप्शन आते हैं आपके LSRW, LRSW, SLRW और LSWR। तो आपको कौन सा टिक करना है, पहले वाला LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। अब मैडम मोंटेक्यू के अनुसार क्या था, सभी मनोवैज्ञानिकों ने यही चीज बताई। एक मैडम मोंटेक्यू थी, उन्होंने क्या बताया, जो भाषा का विकास क्रम था कौशलों के अनुसार, उसने क्या कहा कि ये चीज तो सही है कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना और फिर पढ़ना। तो जो रीट की पहली वाली परीक्षा हुई थी उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि मैडम मोंटेक्यू के अनुसार भाषा का विकास क्रम किस प्रकार है, तो अपन को क्या लिखना था, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बस ये दो चीज उल्टी लिखनी है। बाकी अगर आपको सिंपल ये पूछा जाए कि भाषा का विकास क्रम कौशलों के अनुसार क्या है, तो क्या करना है आपको, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि मैडम मोंटेक्यू के अनुसार क्या है, तो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ठीक है। अब इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो, अब इसका जो भाषा का लास्ट टॉपिक है, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि भाषा दो प्रकार की होती है, लेकिन हमको चलना है एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी क्या कहता है कि भाषा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली, मौखिक भाषा। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, अगर उसमें हम किसी क्वेश्चन में अगर हम कुछ करते हैं, अगर अपन को सही करवाना है, तो वो एनसीईआरटी के अनुसार ही सही होता है। तो इसीलिए हमको एनसीईआरटी के हिसाब से ही पूरा सिलेबस कवर करना है। तो पहली भाषा के प्रकार में पहला प्रकार है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा,
तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब देखिए, मौखिक भाषा में जो माध्यम होता है वो क्या करता है, बोलता है, और प्राप्तकर्ता क्या करता है, सुनता है। ठीक है, प्राप्तकर्ता का काम क्या होता है, सुनना। मौखिक भाषा में जो माध्यम है वो बोलता है और जो प्राप्त करता है वो सुनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन किस प्रकार आता है, अब ऐसे नहीं आएगा कि मौखिक भाषा में कौन बोलता है कौन सुनता है, इस प्रकार नहीं आएगा। एलडीसी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई कथावाचक अगर भक्तजनों को ज्ञान दे रहा है तो वो किस भाषा का उदाहरण है, तो वो किस भाषा का उदाहरण है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, अगर कोई बोल रहा है टीचर, अब क्वेश्चन आता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वो किस भाषा का उदाहरण है, ऑप्शन देखिएगा, मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा, और नंबर 4 ऑप्शन है पहला व दूसरा। तो देखो, अगर कोई अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है तो वह किस भाषा का उदाहरण है, पहला ऑप्शन मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक, और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है पहला व दूसरा। तो बताइए, देखो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो उसमें मौखिक, अब जो ये लिख रहा हूँ मैं तो वो क्या है, लिखित। तो जो कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है वो 2 भाषाओं का प्रयोग करता है, मौखिक व लिखित। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। अब दूसरा जो आपका दूसरी भाषा है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में क्या होता है, जो माध्यम होता है वो क्या करता है, लिखता है। जैसे मैं माध्यम हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, और प्राप्तकर्ता क्या करता है, देखता है, उसका काम क्या होता है, देखना। तभी तो वो देख पाए, पढ़ पाएगा किसी चीज को। मैंने ये लिखा, ठीक है, आपने क्या किया, देखा। तो इसमें माध्यम क्या करता है, लिखता है, और जो प्राप्त करता है वो क्या करता है, देखने का काम करता है। अब इसमें इसके जो उदाहरण हैं वो कई बार पूछे गए हैं। इसकी उदाहरण है पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, जो पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, ये इसका उदाहरण है किसका, लिखित भाषा का। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में जो माध्यम है वो क्या करता है, इशारे। ठीक है, और प्राप्तकर्ता क्या करता है, किसी चीज को। अब इसमें सांकेतिक भाषा में इशारे किए माध्यम ने, प्राप्तकर्ता ने क्या किया, देखा, देखना। देखो, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था कि कोई यातायात पुलिसकर्मी किसी सिग्नल पर खड़ा है, ठीक है, और वह वहां से वाहनों की आवाजाही कर रहा है, तो वह किस भाषा का उदाहरण है, तो किस भाषा का उदाहरण है, सांकेतिक भाषा। जैसे कोई पुलिसकर्मी खड़ा रहता है, ठीक है, अब वो इस प्रकार आगे की साइड को रोकता है, वो पीछे की इधर की साइड को ऐसे इशारे करता है कि नहीं करता है, तो ये क्या है, सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ भाषा। अब इसके बाद जो भाषा के प्रकार हो गए, अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम आ जाएंगे वर्णमाला में, व्याकरण में। तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा व्याकरण रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट क्लासेज, और आगे भी हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ाते रहेंगे, और यहाँ पर हिंदी को, मैथ को, रीजनिंग को अलग कंसेप्ट के अनुसार पढ़ाया जाएगा। तो आप देखते रहिए हमारी सारी क्लासें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।